हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो ये हमारा सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का अगला लेक्चर है। हम समझ रहे हैं सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, राइट। सोर्सेस ऑफ फाइनेंस में हमने ऑलरेडी इंटरनल सोर्सेस पे ध्यान दिया था, वो हो चुके हमारा शेयर्स हो चुका, यस और नो, रिटेन्ड अर्निंग हो चुका। फिर हमने स्टार्ट किया था अबाउट बोरोड सोर्सेस ऑफ कैपिटल कि आप कहाँ कहाँ से बोरो कर सकते हो पैसा, तो उसमें भी हमने डिबेंचर्स देखा, बॉन्ड देखा, पब्लिक डिपॉजिट देखा, यस और नो। आज हम आगे बढ़ते हैं और आज हम देखने वाले हैं अबाउट कमर्शियल बैंक कि आप कमर्शियल बैंक से कैसा पैसे बोरो कर सकते हो, या क्या अलग अलग सोर्सेस है जिससे आप कमर्शियल बैंक से पैसा बोरो कर सकते हो। तो लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट कमर्शियल बैंक। तो वो क्या कह रहे हैं, देयर आर नंबर ऑफ सोर्सेस ऑफ फाइनेंसिंग शॉर्ट एंड medium term for business requirement. Among this, commercial bank constitute the most predominant source. Commercial bank follows the predominant source. Like for example, आप आपका पर्सनल एग्जाम्पल ले लो। आपको गाड़ी खरीदनी है, राइट। गाड़ी है 50,000 रुपए की, आपके पास है 30,000 रुपए, तो 20,000 रुपए आप कहाँ से फाइनेंस इकट्ठा करोगे? आप सिंपल बैंक के पास जाओगे, बैंक को बोलोगे मुझे गाड़ी खरीदनी है, मुझे 20,000 रुपए कम पड़ रहे हैं, गिव मी अ लोन। तो कमर्शियल बैंक्स ऑफर्स लोन। तो जैसे आपको वो गाड़ी खरीदने के लिए लोन देते हैं, वैसे ही कमर्शियल बैंक्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को भी लोन ऑफर करते हैं या लोन देते हैं, राइट। अलग अलग टाइप के लोन से शॉर्ट टर्म लोन भी प्रोवाइड करते हैं, मीडियम टर्म लोन भी प्रोवाइड करते हैं एंड लॉन्ग टर्म लोन भी प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए तो उन्होंने शुरुआत में कहा है कि अमंग दिस कमर्शियल बैंक कॉन्स्टिट्यूट द मोस्ट प्रीडोमिनेंट सोर्स, एंड वो कंपनी के मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म सारे फाइनेंसिंग नीड को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। अगर आपको शॉर्ट टर्म लोन चाहिए, यू कैन गो टू अ बैंक एंड आस्क फॉर शॉर्ट टर्म लोन। आपको लॉन्ग टर्म लोन चाहिए तो आप बैंक के पास जाओ, लॉन्ग टर्म लोन मांगो। इज इट क्लियर? कमर्शियल बैंक्स आपके बिजनेस के नीड के हिसाब से आपको लोन प्रोवाइड करती है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, राइट। आगे, कमर्शियल बैंक्स प्ले सिग्निफिकेंस रोल इन द कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग इन इंडिया, राइट। कॉर्पोरेट मीन्स कंपनीज को फाइनेंस भी करती है वो। कमर्शियल बैंक बाय इंट्रोड्यूसिंग वैरायटी ऑफ डिपॉजिट स्कीम टेलर्ड टू इंडिविजुअल डिपॉजिटर्स नीड मॉप अप सेविंग ऑफ पीपल एंड मेक यूज ऑफ दिस सेविंग्स टू मीट वेराइड रिक्वायरमेंट ऑफ कॉर्पोरेट इंटरप्राइजेस। तो वो क्या कह रही है, कमर्शियल बैंक अलग अलग डिपॉजिट ऑफर कर रही है एंड पब्लिक अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करता है। लाइक मेरे पास अगर एक्स्ट्रा पैसा है तो मैं क्या करता हूँ, जाके बैंक में जमा करता हूँ, आइदर सेविंग अकाउंट में, रिकरिंग अकाउंट में या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में। तो बैंक के पास जो पैसा आता है थ्रू कलेक्शन ऑफ दिस डिपॉजिट, बैंक इन पैसों को क्या करती है, रूट करती है टूवर्ड्स दी कॉर्पोरेट सेक्टर एंड उनको फाइनेंस करती है। मतलब उन्होंने जो डिपॉजिट इकट्ठा किया है, इस डिपॉजिट को वो बिजनेस फाइनेंसिंग के लिए यूज करती है। तो वही वो कह रहे हैं लास्ट लाइन पे, कमर्शियल बैंक बाय इंट्रोड्यूसिंग वैरायटी ऑफ डिपॉजिट स्कीम, अलग अलग डिपॉजिट स्कीम से उन्होंने इंडिविजुअल से इकट्ठा किया हुआ पैसा मॉप अप सेविंग ऑफ पीपल एंड मेक यूज ऑफ दिस सेविंग्स टू मीट वराइड रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस। कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस का अलग अलग कर्जे का रिक्वायरमेंट या फाइनेंस का रिक्वायरमेंट ये उन पैसों से क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, राइट। तो उन्होंने आगे कहा है कि कमर्शियल बैंक असिस्ट कॉर्पोरेट एंटरप्राइज बाय ग्रांटिंग टर्म लोन, राइट। कमर्शियल बैंक्स क्या करती है, टर्म लोन ऑफर करती है। टर्म लोन मींस व्हाट, लाइक फॉर एग्जांपल बड़ी इंडस्ट्री है, उनको एक प्लांट लगाना है जिसके लिए उनको 2 करोड़ रुपए चाहिए, 2 करोड़ रुपीस का उनका फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है। तो दे विल गो टू कमर्शियल बैंक एंड दे विल आस्क कि हमें 2 करोड़ का लोन चाहिए बट फॉर 10 ईयर्स, हम 10 साल में इसे चुकाएंगे। तो इट बिकेम अ टर्म लोन, 10 बड़े समय के लिए लोन है, तो उसको कहाँ जाएगा, टर्म लोन। ये क्लियर है? जो बैंक लंबे समय के लिए लोन देगी उसे कहाँ जाएगा, टर्म लोन, राइट। दूसरा, बाय सब्सक्राइबिंग टू शेयर एंड डिबेंचर्स ऑफ अ कंपनी। तो कमर्शियल बैंक आपको इस तरह से भी फाइनेंस देती है कि आप अगर पब्लिक को शेयर इशू कर रहे हैं तो बैंक्स वो शेयर्स खरीद भी सकती है। तो बैंक अगर शेयर खरीद रही है आपका, नथिंग बट दे आर फाइनेंसिंग योर कैपिटल, यस और नो। या अगर आप डिबेंचर इशू कर रहे हो तो बैंक्स क्या कर सकती है, आपका डिबेंचर्स खरीद सकती है, आपको डिबेंचर खरीद के पैसा दे सकती है एज अ फाइनेंस। तो वो डायरेक्टली लोन भी दे सकती है या वो आपके शेयर्स एंड डिबेंचर्स भी खरीद सकती है। तीसरा, बाय अंडर राइटिंग द इशू ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। अंडर राइटिंग मतलब क्या कि जब आप पब्लिक को शेयर ऑफर करते हो, सो देयर इज अ रिस्क कि मुझे 1 लाख शेयर पब्लिक को ऑफर करने हैं, बट देयर इज अ रिस्क कि अगर पब्लिक ने ये सारे 1 लाख शेयर नहीं खरीदे, राइट, तो फिर मुझे अपना कैपिटल कम पड़ेगा। मान लो पब्लिक ने केवल 60,000 शेयर्स लिए तो 40,000 शेयर का कैपिटल कम पड़ेगा, तो मैं अपना बिजनेस आगे नहीं बढ़ा सकता। तो बैंक कम्स इन एज अंडरराइटर एंड बैंक आपको गारंटी देते हैं कि अगर पब्लिक ने नहीं खरीदे या पब्लिक ने थोड़े खरीदे, जितने पब्लिक नहीं खरीदेंगे उतने हम खरीद लेंगे और आपका कैपिटल आपको प्रोवाइड करेंगे। मतलब मुझे 1 लाख शेयर इशू करने हैं, पब्लिक ने 60,000 शेयर खरीदे, 40,000 शेयर अनसब्सक्राइब है, तो वो अनसब्सक्राइब शेयर बैंक्स एज अ अंडरराइटर खरीदे
खरीदेगी और हमें फाइनेंस प्रोवाइड करेगी। तो बैंक एक्ट एज अंडरराइटर। हाँ, अगर पब्लिक ने सारे शेयर खरीद लिए तो बैंक नहीं खरीदेगी। तो अंडरराइटर गिव्स यू एन अश्योरेंस कि पब्लिक ने आपके शेयर्स नहीं खरीदे तो हम खरीदेंगे एंड आपका कैपिटल कम नहीं होने देंगे। इज इट क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं वो आगे। कमर्शियल बैंक ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म फाइनेंस। दे हैव बिकेम प्राइमरी सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल ऑफ द बिजनेस। तो कह रहे कमर्शियल बैंक प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन शॉर्ट टर्म फाइनेंस। नॉर्मली जो बिजनेस का वर्किंग कैपिटल हमने सीखा था, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, शॉर्ट टर्म कैपिटल, रोटेटिंग कैपिटल फॉर बिजनेस, तो कमर्शियल बैंक्स आपको वर्किंग कैपिटल फाइनेंस में हेल्प करती है। दे हैव बिकम प्राइमरी सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल इन इंडिया। प्राइमरी सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल आर बैंक क्रेडिट एंड ट्रेड क्रेडिट। उस पर हम डिस्कशन करेंगे, राइट। तो उन्होंने क्या कहा है कि बैंक का बेसिक काम क्या है, बिजनेसेस, कॉर्पोरेट एंटिटीज को फाइनेंस प्रोवाइड करना। जो उन्होंने पब्लिक से डिपॉजिट कलेक्ट किए हैं अलग अलग स्कीम से, अलग अलग डिपॉजिट्स पे, वो पैसा वो क्या करते हैं, कॉर्पोरेट एंटिटीज को एज अ फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड इवन लॉन्ग टर्म, राइट। एंड वो कह रहे हैं कि इन इंडिया बैंक लोन या बैंक क्रेडिट इज वन ऑफ द प्राइमरी सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। प्राइमरी सोर्स है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इज दी रोटेटिंग कैपिटल, डे टू डे नीड वाला कैपिटल। तो इस कैपिटल का इकट्ठा मैं शेयर इशू करके नहीं करूंगा, मैं सिंपल बैंक के पास जाऊंगा, बैंक को बोलूंगा मुझे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है एंड दे विल फाइनेंस माय वर्किंग कैपिटल। इज इट क्लियर? तो बैंक कैसे मेरा वर्किंग कैपिटल फाइनेंस करती है, तो उसके कुछ अलग अलग सोर्सेस है, उन्हीं को हमें पढ़ना है। अलग अलग टाइप के लोन्स है, उन्हीं को हमें पढ़ना है। तो बैंक आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पहले जो उनके पास क्या कहते हैं लोन ऑफर करते हैं, दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट या ओवरड्राफ्ट इट इज कहा जाता है, या पहला टाइप का बैंक क्रेडिट इज ओवरड्राफ्ट। बैंक क्रेडिट इज नथिंग बट बैंक लोन। तो व्हाट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ बैंक क्रेडिट, दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट या सिंपली ओवरड्राफ्ट। तो व्हाट इज ओवरड्राफ्ट? अ कंपनी हैविंग अ करंट अकाउंट विद अ बैंक इज अलाउड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो अगर मैं कंपनी हूं, मैं अपना एक बैंक अकाउंट तो ओपन करूंगा, राइट। तो मैं अपना बैंक अकाउंट किसी ना किसी बैंक में ओपन करूंगा। से मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना बैंक अकाउंट ओपन किया, अपना मतलब जॉइंट स्टॉक कंपनी का, कॉर्पोरेट एंटिटी का मैंने बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ओपन किया, राइट। अब जब बिजनेस एंटिटी बैंक अकाउंट ओपन करती है तो दे ओपन करंट अकाउंट। बिजनेस अगर या बिजनेसमैन या बिजनेस एंटिटीज बैंक में अकाउंट ओपन करती है तो उनको कंपल्सरीली करंट अकाउंट ओपन करना पड़ता है। तो इस करंट अकाउंट पर बैंक आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देती है ना। व्हाट इज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लाइक फॉर एग्जांपल मेरे बैंक अकाउंट में 50,000 है एंड मुझे किसी को 2 लाख रुपए पे करने हैं, तो 50,000 में से मैं 2 लाख पे कर सकता हूं क्या? आंसर इज नो, टेक्निकली नहीं पे कर सकता हूं। लेकिन बैंक ऑफर्स में ओवरड्राफ्ट, बैंक ने कहा है हमने आपको 5 लाख का ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, मतलब मेरे अकाउंट में 50,000 है, स्टिल आई कैन पे टू द आउटसाइड पर्सन 5 लाख तक मैं एक्स्ट्रा पे कर सकता हूं। मतलब मेरा बैलेंस 50,000 से -5 लाख तक मैं यूज कर सकता हूं। इज इट क्लियर? मतलब मेरे बैंक अकाउंट में अगर 0 बैलेंस है एंड मुझे किसी को 1 लाख पे करना है तो आई कैन इजीली पे 1 लाख, वो 1 लाख रुपए को ओवरड्राफ्ट कहा जाएगा। तो ऐसा ओवरड्राफ्ट क्या होगा, मैं 5 लाख रुपए तक जितनी मेरी लिमिट है उतना मैं ओवरड्राफ्ट यूज कर सकता हूं। मेरे पास पैसे आ गए, मैं फिर से बैंक में जमा करूंगा, ओवरड्राफ्ट कम हो जाएगा। तो ओवरड्राफ्ट विल फ्लक्चुएट, राइट। मेरे पास 10 लाख रुपए है, मैंने बैंक में जमा किया, मेरा ओवरड्राफ्ट 0 हो जाएगा एंड मैं प्लस बैलेंस में चला जाऊंगा। नथिंग बट प्लस माइनस का हिसाब है। मेरे अकाउंट में 10,000 है, मैंने किसी को 20,000 दे दिया तो मेरा बैलेंस -10,000 में चला जाएगा। दैट -10,000 इज नथिंग बट माई ओवरड्राफ्ट, राइट। तो जनरली बैंक बिजनेस अकाउंट यानी कि करंट अकाउंट पे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑफर करती है एंड ओवरड्राफ्ट्स आर जनरली अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड मतलब उसके लिए वो हमसे सिक्योरिटी नहीं मांगते हैं। सो दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट या ओवरड्राफ्ट। तो वो आगे कह रहे हैं वही जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, द बोरोवर कैन विड्रॉ फंड्स एज एंड व्हेन नीडेड। जैसे ही मुझे जरूरत है मैं ओवरड्राफ्ट अकाउंट से एक्स्ट्रा फंड्स को निकाल सकता हूं। ही इज अलाउड टू ओवरड्रॉ ऑन हिज करंट अकाउंट अप टू अ क्रेडिट लिमिट विच इज सैंक्शन बाय द बैंक। मैंने कहा ना 5 लाख तक क्रेडिट लिमिट है, तो 5 लाख तक मैं बैंक से एक्स्ट्रा पैसे निकाल सकता हूं। मेरे बैंक में 1 भी रुपया नहीं है बट मैं 5 लाख रुपए तक बैंक से एक्स्ट्रा पैसे निकाल सकता हूं एंड अपने क्रेडिटर्स का या एम्प्लॉयज का पेमेंट कर सकता हूं। इज इट क्लियर? तो ओवरड्राफ्ट इज काइंड ऑफ अ टेम्पररी लोन। मैं 5 लाख तक अपने लिमिट तक निकाल सकता हूं। आगे, within the stipulated limit any number of drawings are permitted. Repayment can be made whenever required during the time period. The interest is determined on the basis of actual amount withdrawn. अगर मेरी 5 लाख रुपए की ओवरड्राफ्ट की लिमिट है, मैंने इस महीने केवल 2 लाख रुपए ओवरड्राफ्ट लिया तो मुझे उस महीने केवल 2 लाख रुपए पे इंटरेस्ट लगेगा। अगले महीने मैंने उसमें 3 लाख जमा किए, राइट। तो मेरा ओवरड्राफ्ट की वैल्यू हो गई +1 लाख, मतलब ओवरड्राफ्ट है ही नहीं तो इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं। उसके अगले महीने में मैंने 4 लाख रुपए निकाल लिए तो मतलब मेरा ओवरड्राफ्ट हो गया 4 लाख रुपए का। ये सर
नो, तो बैंक मुझे 4 लाख पर इंटरेस्ट चार्ज करेगी। तो इंटरेस्ट विल बी चार्ज कि जितना ओवरड्राफ्ट में कंज्यूम कर रहा हूँ या जितनी अमाउंट में कंज्यूम कर रहा हूँ। अगर ओवरड्राफ्ट है बट मैंने अमाउंट यूटिलाइज नहीं की तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा, या इंटरेस्ट उसी अमाउंट पे लगेगा कि जितना ओवरड्राफ्ट मैंने यूटिलाइज किया है। इज इट क्लियर? तो ओवरड्राफ्ट इज वन ऑफ द फाइनेंसिंग जो हम शॉर्ट टर्म फाइनेंस या वर्किंग कैपिटल फाइनेंस जिससे इकट्ठा कर सकते हैं। द इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल अमाउंट विड्रॉन, जितना मैं निकालूंगा उस पर इंटरेस्ट लगेगा, राइट। तो ये हमारा ओवरड्राफ्ट या फर्स्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस है जो हम बैंक से ले सकते हैं। ओवरड्राफ्ट अगर मुझे चाहिए तो मुझे बैंक में जाना है, करंट अकाउंट ओपन करना है एंड बैंक को अप्लाई करना है कि आई नीड ओवरड्राफ्ट। तो बैंक फिर मुझे सैंक्शन करेगी कि आपको 5 लाख का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, मतलब 5 लाख माइनस तक मैं पैसे निकाल सकता हूं, एंड जितना पैसा मैं यूज करूंगा उतने पर बैंक मुझसे इंटरेस्ट चार्ज करेगी। तो ये पहला हुआ। दूसरा सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस या बैंक क्रेडिट है, दैट इज कैश क्रेडिट, राइट। कैश क्रेडिट इज काइंड ऑफ ओवरड्राफ्ट, सिर्फ इसमें क्या है कि बैंक ओवरड्राफ्ट इज लिंक्ड टू माय करंट अकाउंट, राइट। करंट अकाउंट में मैं पैसे जमा करता हूं, वहीं से निकालूंगा तो प्लस माइनस होता जाएगा। बट कैश क्रेडिट के लिए मुझे अलग से अकाउंट निकालना है, राइट, एंड वो हमेशा माइनस में रहेगा, उसमें कभी प्लस नहीं जाएगा, इधर वो जीरो होगा या फिर मैं उससे पैसे निकालूंगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, बैंक ने मुझे 5 लाख रुपए का कैश क्रेडिट दिया है, तो मेरे अकाउंट में अगर कैश क्रेडिट है, मैंने अभी तक पैसे नहीं निकाले तो कैश क्रेडिट अकाउंट जीरो बैलेंस दिखाएगा। मैंने उससे 2 लाख रुपए निकाले तो -2 लाख दिखाएगा। मैंने उससे और 1 लाख रुपए निकाले, -3 लाख लिखेगा। बट अगर मैं 4 लाख रुपए उसमें जमा करना चाहता हूं तो वो जमा नहीं हो सकता, मैं जितना माइनस में है उतना ही जमा करके उसे जीरो करूंगा। बट ऑन दी अदर हैंड, इन करंट अकाउंट अगर मेरा बैलेंस -3 लाख है एंड मैं उसमें 4 लाख रुपए जमा कर रहा हूं, तो मैं 4 लाख जमा करके -3 लाख से जीरो पे आ जाऊंगा एंड प्लस 1 लाख रुपए मेरे करंट अकाउंट में बैलेंस दिखेगा। इज इट क्लियर? एंड जो दूसरा डिफरेंस है इन कैश क्रेडिट, दैट इज कैश क्रेडिट आर सिक्योर्ड। मतलब अगर आपको कैश क्रेडिट चाहिए तो बिजनेसमैन को अपना कोई ना कोई एसेट बैंक के पास गिरवी रखना पड़ता है। एज ए सेड कि ओवरड्राफ्ट आर जनरली अनसिक्योर्ड, right? Many a times overdraft is unsecured, but cash credit is a secured loan या secured credit। आप बैंक के पास आपका स्टॉक या मशीनरी या कुछ ना कुछ चीज गिरवी रखते हो एंड फिर उससे आपको क्रेडिट मिलता है या कैश क्रेडिट मिलता है, राइट। तो वही वो कह रहे हैं, इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट एंड पॉपुलर फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल एड। दिस फॉर्म ऑफ क्रेडिट इज operated in same manner as overdraft facility. The borrower can withdraw amount for his cash credit account up to a stipulated limit based on security margin. Cash credit is given against pledge or hypothecation of goods और बाय प्रोवाइडिंग अल्टरनेटिव सिक्योरिटी। मुझे कैश क्रेडिट चाहिए तो मुझे कुछ ना कुछ गिरवी रखना है, कुछ ना कुछ सिक्योरिटी बैंक को प्रोवाइड करना है। इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द आउटस्टैंडिंग अमाउंट बोरोड एंड नॉट ऑन द क्रेडिट लिमिट सैंक्शन। मतलब वही कह रहे कि मुझे 5 लाख का कैश क्रेडिट ऑफर किया है, अगर मैंने 2 लाख का ही उसमें से निकाल लिया तो मुझे 2 लाख पे इंटरेस्ट देना है। जितना कैश क्रेडिट में यूटिलाइज करूंगा उतने पे ही मुझे इंटरेस्ट देना है, नॉट ऑन की पूरा 5 लाख, राइट। किसी महीने मैंने 1 लाख रुपए निकाले तो 1 लाख पे ही इंटरेस्ट लगेगा, अगले महीने में 2 लाख रुपए निकाले तो 2 लाख पे इंटरेस्ट लगेगा। तो जितना कैश क्रेडिट में यूज करूंगा उतने अमाउंट पे ही इंटरेस्ट लगेगा, राइट। तो ये था सेकेंड सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस या सेकेंड बैंक क्रेडिट का सोर्स। तो पहला था ओवरड्राफ्ट, दूसरा था कैश क्रेडिट। अब चलते हैं तीसरा ऑन कैश लोन। तो कैश लोन इज वेरी सिंपल। मुझे बिजनेस में मशीन खरीदनी है, मैं बैंक में जाऊंगा, बोलूंगा 5 लाख की मशीन है, मुझे 3 लाख का कर्जा चाहिए, कैश लोन। या मुझे फैक्ट्री सेटअप करनी है, 2 करोड़ की फैक्ट्री का सेटअप है, मेरे पास 1.5 करोड़ है, 50 लाख का लोन दो, दैट इज कैश लोन। तो कैश लोन, कैश क्रेडिट जो हमने इससे पहले वाला पढ़ा था, कैश क्रेडिट एंड बैंक ओवरड्राफ्ट आर फॉर शॉर्ट टर्म, दे आर फॉर योर वर्किंग कैपिटल। बट जो कैश लोन है दैट कैन बी फॉर एनी पीरियड ऑफ टाइम, कि मैंने बोला 6 महीने के लिए मुझे लोन चाहिए तो इट बिकेम शॉर्ट टर्म लोन। मैंने बोला 2 साल के लिए चाहिए, मीडियम टर्म लोन। मैंने बोला 10 साल के लिए चाहिए, लॉन्ग टर्म लोन। सो वही है कैश लोन्स, कि बैंक में जाओ, लोन के लिए अप्लाई करो एंड लोन ले लो, राइट। हाँ, इन दैट केस आप जितना लोन के लिए अप्लाई करो पूरा लेना पड़ेगा और उस पूरे लोन पर आपको इंटरेस्ट चुकाना है या हर महीने आपको EMI पे करना है। तो वही कह रहे हैं, अंडर दिस द टोटल अमाउंट ऑफ लोन इज क्रेडिटेड बाय द बैंक टू द बोरोवर्स अकाउंट, इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन द एक्चुअल अमाउंट बैलेंस। तो मैं जितना कर्जा ले रहा हूं पूरा का पूरा मेरे अकाउंट में जमा होगा और फिर मैं जैसे रीपे करते जाऊंगा मेरा बैलेंस कम होता जाएगा, तो जो बैलेंस अमाउंट है उस पर इंटरेस्ट लगेगा। इज इट क्लियर? तो ये हमारा तीसरा सोर्स था बैंक क्रेडिट का, दैट इज कैश लोन। अब चलते हैं चौथा एंड फाइनल सोर्स ऑफ बैंक क्रेडिट, दैट इज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज को हम बैंक के पास डिस्काउंट कर सकते हैं। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अभी आप 12th में हो तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज अकाउंटिंग में हमें एक पूरा चैप्टर है, उसमें तो आप समझोगे ही। अभी मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डिस्काउंटिंग क्या होता है। तो एक एग्जाम्पल मान लो, ध्यान से सुनो। मिस्टर ए है एंड मिस्टर बी है, राइट। ए ने बी को कुछ सामान उधार बेचा है। किसने? ए ने बी को कुछ सामान उधार बेचा है, राइट।
ऑन 3 महीने का उधारी है। मैंने मान लो आज की जो डेट है, आज आपने आपके दोस्त को, आप ए हो, आपका दोस्त बी है, आज आपने आपके दोस्त को 10,000 रुपये का सामान 3 महीने की उधारी पे बेचा, बट आपको आपके दोस्त पर विश्वास नहीं कि वो 3 महीने बाद पैसा देगा, तो आपने उसको बोला कि गिव मी अ रिटर्न प्रॉमिस, मुझे लिखित प्रॉमिस दो कि 3 महीने बाद आप पे करोगे। उस रिटर्न प्रॉमिस को कहते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो मैंने उसको एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना के दिया, रिटर्न प्रॉमिस लिख के दिया, उस पर मैंने लिखा कि मुझे प्रॉमिस दो कि 3 महीने बाद आप मेरा पैसा पे करोगे। तो उस पर उसने साइन किया और लिखा कि 3 महीने बाद मैं आपका पैसा लौटा दूंगा, राइट, दिस इज माई प्रॉमिस। सो उस रिटर्न प्रॉमिस को कहा जाता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज आप अपने पास रखोगे या मैं अपने पास रखूंगा कि मैंने दोस्त को तो 10,000 रुपए के गुड्स दे दिए, 3 महीने तक उसका जो प्रॉमिस है मैं अपने पास रखूंगा। बट अगर मान लो आज मैंने उसको गुड्स बेचे और 2-3 दिन बाद मुझे पैसे की जरूरत पड़ी, तो ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ये लेके मैं बैंक के पास जाऊंगा, बैंक को बोलूंगा देखो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, इस पर साइन किया हुआ है बी ने, मेरे दोस्त ने, कि वो 3 महीने बाद मुझे पैसा लौटाएगा, दिस इज अ गारंटी कि वो पैसा देगा। ये बिल आप आपके पास रखो और इसके बदले में अभी मुझे कर्जा दे दो, अभी मुझे क्या दे दो, लोन दे दो। 3 महीने बाद बी डायरेक्टली आपको पैसा दे देगा, अगर बी ने नहीं दिया तो मैं आपका पैसा आपको लौटा दूंगा, बट दिस इज अ गारंटी आई एम गिविंग यू कि ये मेरे पास, मुझे 10,000 आने हैं, ये इससे दिख रहा है कि मुझे फ्यूचर में बी से 10,000 आने हैं, ये लिखा हुआ बिल्स ऑफ एक्सचेंज मेरे पास है, ये आप आपके पास रखो, बैंक में रखो एंड मुझे कर्जा दे दो। दिस इज नथिंग बट डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। नो व्हाई इट इज कॉल्ड एज डिस्काउंटिंग। तो जब मैं 10,000 का बिल बैंक के पास लेके जाऊंगा तो बैंक मुझे 10,000 नहीं देगी, बैंक बोलेगी कि इसका पैसा हमें 3 महीने बाद मिलेगा, अभी हम आपको केवल 9,800 रुपये देंगे, 200 रुपया हम एज अ डिस्काउंट यानी कि नथिंग बट इन 3 महीने का इंटरेस्ट आपसे चार्ज कर रहे हैं। तो मुझे 9,800 मिलेंगे, बट जो 3 महीने बाद 10,000 मिलने वाले थे वो आज ही मुझे पूरे नहीं मिलेंगे, बट 9,800 मिलेंगे। बट ठीक है, चलो, जो 3 महीने बाद आना था 10,000 आता, अभी 9,800 मिल रहा है, अभी मेरी रिक्वायरमेंट है, तो 3 महीने का इंटरेस्ट मैंने 200 रुपए पे किया। दिस इज नथिंग बट डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अगेन डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज वन ऑफ द सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। 3 महीने के लिए मुझे कर्जा मिल गया, यस और नो। तो ऐसा बिल्स ऑफ एक्सचेंज मैंने मेरे दोस्त बी के साथ किया है, साथ ही साथ एक्स के साथ किया, वाई के साथ किया, जेड के साथ किया, तो मेरे पास 10-12 बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। तो इनको मैं क्या कर सकता हूँ, बैंक में जाके डिस्काउंटिंग कर सकता हूँ एंड मेरा शॉर्ट टर्म फाइनेंस का क्या कर सकता हूँ, वहां से अरेंजमेंट कर सकता हूँ, यस और नो। सो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो क्या कह रहे हैं वो, द ड्रॉवर ऑफ अ बिल, सेलर, मैंने अपने दोस्त को गुड्स बेचे थे, ड्रॉवर ऑफ अ बिल कैन रिसीव मनी फ्रॉम ड्रॉवी दैट इज बायर ऑन अ ड्यू डेट और आफ्टर द ड्यू डेट। मतलब मुझे 3 महीने बाद पैसे आने हैं, यस और नो। ड्रॉवर कैन रिसीव मनी बिफोर ड्यू डेट बाय डिस्काउंटिंग द बिल विद बैंक। मतलब मैं ड्रॉवर हूं, राइट, मैंने बेचे थे गुड्स अपने बायर को यानी कि ड्रॉवी को, तो जो उसने दिया हुआ बिल है मुझे, मैं अपने पास फाइल में लगा रख सकता हूँ, 3 महीने के बाद उससे पैसा रिकवर कर सकता हूँ। बट अगर मुझे आज जरूरत है तो यही बिल मैं क्या कर सकता हूँ, बैंक के साथ डिस्काउंट कर सकता हूँ। तो वही कह रहे हैं, ड्रॉवर कैन रिसीव मनी बिफोर ड्यू डेट बाय डिस्काउंटिंग द बिल विद द बैंक। दिस इज नथिंग बट सेलिंग द बिल टू द बैंक। मैंने बिल बैंक को दे दिया, राइट। द बैंक गिव्स मनी टू द ड्रॉवर यानी कि मुझे देगी, लेस द फेस वैल्यू ऑफ द बिल, मतलब बिल का 10,000 है तो उसमें से कुछ डिस्काउंट काट के मुझे देगी। दस बिल्स ऑफ एक्सचेंज आर ट्रेड बिल्स, दे आर एक्सेप्टेड बाय बैंक एंड कैश इज एडवांस अगेन देम। तो इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अगेंस्ट मुझे कर्जा यानी कि एडवांस मिल सकता है। इज इट क्लियर? इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को ट्रेड बिल कहा जाता है। ट्रेड बिल मींस व्हाट, दे कैन एक्सेप्टेड एज अ सिक्योरिटी। ट्रेड कर सकते हो आप इसमें, आप बैंक को बेच सकते हो, राइट, या किसी प्राइवेट फाइनेंसर को बेच सकते हो, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को बेच सकते हो और वो आपको क्या करेगा, उसके बदले में फाइनेंस प्रोवाइड करेगा। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज ट्रेड बिल, राइट। यू कैन ट्रेड इन देम, आप उसे किसी दूसरे को बेच सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मुझे वाई को पैसे देने, तो वाई को मैं पैसे देने की जगह ये बिल दे रहा हूं। मैंने वाई को बोला कि बी से आने हैं, अभी नहीं है, ये रख लो, हमारा और तुम्हारा हिसाब क्लियर, 3 महीने बाद बी आपको पैसा दे देगा। अगर 3 महीने बाद उसने दिया तो मैं दूंगा। इज इट क्लियर? सो दैट इज फाइनेंसिंग, ट्रेड बिल। आप उसे सर्क्यूलेट कर सकते हो, उसे आप खरीद बेच सकते हो या ट्रांसफर कर सकते हो। इज इट क्लियर? तो बिल्स ऑफ डिस्काउंटिंग इज वन ऑफ द सोर्स ऑफ बैंक क्रेडिट। तो यहाँ पर हमने बैंक क्रेडिट के 4 सोर्सेज देखे, ओवरड्राफ्ट देखा, कैश क्रेडिट देखा, टर्म लोन या कैश लोन देखा एंड अभी डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज देखा। तो बैंक से हम इन अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, फाइनेंस या कैपिटल इकट्ठा कर सकते हैं। अब चलते हैं कि आपको अगर कर्जे की जरूरत है तो देयर आर सर्टेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है अपार्ट फ्रॉम बैंक, कमर्शियल बैंक लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, जिसके आपको बैंक्स के ऑफिसेस इन एंड अराउंड दिखते हैं, वो सारे कमर्शियल बैंक हैं। वैसे देयर आर सर्टेन इंस्टीट्यूट जिनको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं या फाइनेंशियल बैंक्स भी कहते हैं या डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं,
उनका काम है स्पेशलाइज्ड बिजनेसेस के लिए लोन प्रोवाइड करना। तो इन्हीं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में हम पढ़ना है। अलग अलग टाइप या अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं। तो उन्होंने कहा है कि जो इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया है, देयर आर बेसिकली 4 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। डेवलपमेंट बैंक्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन से एंड स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन से। तो इन्हीं को एक एक करके हम डिटेल में पढ़ते हैं। अंडर डेवलपमेंट बैंक देयर इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक IDBI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस बैंक दैट इज IFCI, फिर इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन दैट इज ICICI, फिर सिड भी है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है, फिर इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया है या IRBI है। तो ये सारे आते हैं अंडर डेवलपमेंट बैंक। फिर देयर इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में कौन कौन है? रिस्क कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फाइनेंस कॉर्पोरेशन है। फिर कौन है? टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया है, TDICI इनके शॉर्ट फॉर्म है। फिर टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, राइट। तो टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन का काम क्या है? वो टूरिज्म बिजनेसेस के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करेगी, यस और नो। फिर देयर आर इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन, जिसके अंदर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जो क्या करती है? बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के शेयर्स खरीदते हैं एंड उनमें इन्वेस्ट करती है, राइट। फिर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, वो भी वही करती है। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो भी वही करते हैं कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के वो शेयर खरीदते हैं एंड उनमें अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। एंड देन फोर्थ कैटेगरी इज स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन। तो स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशंस में कौन कौन है? स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन या SIDC, राइट। अब उन्होंने क्या कहा है कि ये इंस्टीट्यूशंस क्या काम करती है? तो अबव मेंशन्ड इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट इन द फॉलोइंग फ्रॉम टू प्रोवाइड टर्म लेंडिंग फैसिलिटी। टर्म लेंडिंग फैसिलिटी मतलब कि एक लंबे समय के लिए हम आपको टर्म लोन दे रहे हैं, दैट इज टर्म लेंडिंग फैसिलिटी। टू सब्सक्राइब टू द शेयर एंड डिबेंचर, जैसे कि कमर्शियल बैंक आपके शेयर्स एंड डिबेंचर खरीद सकते हैं, वैसे ही ये डेवलपमेंट बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपके शेयर्स या डिबेंचर्स खरीद सकते हैं और आपको कैपिटल प्रोवाइड कर सकते हैं। टू अंडरराइट द इशू ऑफ शेयर, जैसे कमर्शियल बैंक काम करती थी वही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी आपके शेयर्स को अंडरराइट कर सकते हैं। टू लेंड मनी, आपको उधार पैसा देंगे। टू गारंटी टर्म लोन रेज्ड बाय द कंपनी, अगर से मैं कंपनी हूं, राइट, मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 5 करोड़ का कर्जा ले रहा हूं, राइट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज अ कमर्शियल बैंक, तो 5 करोड़ के कर्जे के लिए मैंने स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन को एज अ गारंटर रखा, तो ये एज अ गारंटर भी आपके लिए काम कर सकते हैं। तो ये आपको इन 5 तरह से क्या कर सकते हैं? कर्जे का रकम प्रोवाइड कर सकते हैं। गेटिंग इट? तो यहां पर हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड उनका रोल या उनसे आप कौन सा सोर्स ऑफ कैपिटल इकट्ठा कर सकते हैं वो देख लिया, राइट। अब चलते हैं ऑन द लास्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस या लास्ट सोर्स ऑफ बोरोड फाइनेंस इज ट्रेड क्रेडिट, राइट। ट्रेड क्रेडिट इज वन ऑफ द important or one of the popular source of your short term capital or short term finance, right? तो what do you mean by trade credit? तो nothing but मैं सामान उधार खरीद रहा हूँ, that is trade credit, right? मैं उधारी पर कुछ कर रहा हूँ, is trade credit. Like for example, मैं बाजार में गया, मैंने 5 लाख रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा एंड इनको कहा I'll pay after 2 months, मतलब 2 महीने का मुझे ट्रेड क्रेडिट मिला, तो 2 महीने तक आई डोंट हैव टू पे फ्रॉम माय पॉकेट, यस और नो। सो 5 लाख रुपए का सामान मुझे उधारी पे मिल रहा है, तो नथिंग बट आई एम गेटिंग अ 5 लाख रुपीस ऑफ ट्रेड क्रेडिट, यस और नो। या मैंने एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चलाया, एक मार्केटिंग एजेंसी, उनको कहा कि मार्केटिंग कैंपेन चलाना है, 3 लाख रुपए का बजट है मेरा, लेकिन मैं 2 महीने बाद दूंगा। मार्केटिंग कैंपेन उन्होंने चलाया बट आई हैव टू पे देम आफ्टर 2 मंथ्स, यस और नो। या मैंने कोई मशीन खरीदी, मैंने कहा 2 महीने बाद पैसा दूंगा, आई गेट अ ट्रेड क्रेडिट। सो ट्रेड क्रेडिट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस या वर्किंग कैपिटल। तो वो क्या कह रहे हैं? नो बिजनेस कैन रन विदाउट क्रेडिट। क्रेडिट यानी कि उधारी। Credit is the soul of business. Trade credit finance is major source of short term financing. Short term finance मिलेगा आपको, 10 साल का कोई उधारी नहीं देगा कि मैंने एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को कहा कि आप कैंपेन रन करो, मैं 4 साल बाद पैसा दूंगा, नहीं, राइट। या मैंने 5 लाख का रॉ मटेरियल उधार खरीदा, उनको कहा 3 साल बाद पैसा दूंगा, नहीं, मैं उनको कहूंगा 1-2 महीना 3 महीना, यस और नो। सो इट इज फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंस। ट्रेड क्रेडिट इज ऑलवेज फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंस। तो वो क्या कह रहे हैं? मैन्युफैक्चरर, होलसेलर एंड सप्लायर ऑफ गुड्स और मटेरियल आर कॉल्ड ट्रेड क्रेडिटर्स, कि जिनसे मैं गुड्स खरीद रहा हूँ, मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है या सप्लायर है, दे आर कॉल्ड एज ट्रेड क्रेडिटर्स। दे सेल टेंजिबल गुड्स टू द अदर बिजनेस कंसर्न ऑन द बेसिस ऑफ डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड पेमेंट मतलब वो सामान बेचते हैं एंड उसका पैसा कुछ दिनों बाद या महीनों बाद कवर करते या रिकवर करते हैं, राइट। दैट इज फर्दर पेमेंट क्रेडिट इज एक्सटेंडेड बाय दिस बिजनेस कंसर्न्स विद एन इंटेंशन टू इंक्रीज देयर सेल। तो ये सारे ऑफर क्यों करते हैं ट्रेड क्रेडिट? बिकॉज वो अपना सेल बढ़ा सकते हैं, यस और नो। अगर मैं किसी से क्रेडिट पे माल खरीद रहा हूं तो वो मुझे क्रेडिट पे क्यों दे रहा है? बिकॉज यू वांट टू इंक्रीज हिज सेल्स, यस और नो। तो अपने सेल्स इंक्रीज करने के लिए वो मुझे ट्रेड क्रेडिट ऑफर कर रहा है, राइट।
फिर आगे कह रहे हैं द बिजनेस फर्म एक्सटेंड क्रेडिट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ कस्टम दैट हैज बीन बिल्ट ओवर टाइम। तो क्रेडिट कुछ लोग ऑफर कर रहे हैं कि कस्टम है, उधारी पर माल बेचना इस कस्टम की, पहले भी मिलता था अभी भी मिलेगा, यस और नो, तो इट इज बिकॉज ऑफ कस्टम। ट्रेड क्रेडिट इज नॉट कैश लोन, ट्रेड क्रेडिट इज नॉट कैश लोन, आपको वो पैसा नहीं दे रहे, वो आपको सामान दे रहे हैं कि 5 लाख रुपए का सामान दिया या 5 लाख रुपए की सर्विस दी, बट आई एम पेइंग देम आफ्टरवर्ड, डिफर्ड पेमेंट है, आज दिया 3 महीने बाद में उनको रिपे करूंगा, तो इट इज काइंड ऑफ उधारी, यस और नो। तो 5 लाख रुपए का अगर वो उधारी नहीं दे तो मुझे जेब से 5 लाख रुपए दे के गुड्स लेने पड़ते, यस और नो, रॉ मटेरियल लेना पड़ता, बट मुझे उधार मिल रहा है, सो इट इज काइंड ऑफ उधारी, क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट इज नॉट कैश लोन, इट रिजल्ट फ्रॉम अ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज which has to be paid at a future date after the sale take place. In other words, when goods are delivered by supplier to a customer and the payment is made after some time, it is called as trade credit. मैंने आज खरीदा 3 महीने बाद पैसे दिए, it is trade credit. Is it clear? आगे क्या कह रहे हैं? In distributive trade, this kind of credit has a great significance. In distributive trade मतलब जहाँ पर एक चेन होता है ना डिस्ट्रीब्यूशन का, कि कंपनी है, उन्होंने प्रोडक्ट बनाया एंड फिर उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा, डिस्ट्रीब्यूटर ने होलसेलर को दिया, होलसेलर ने रिटेलर को दिया। तो इन दिस डिस्ट्रीब्यूटिव चेन हर एक पर्सन दूसरे को क्रेडिट देगा, मतलब कंपनी जब डिस्ट्रीब्यूटर को देगी तो डिस्ट्रीब्यूटर को वो 3 महीने 2 महीने का क्रेडिट देगी, फिर डिस्ट्रीब्यूटर ऑन क्रेडिट उसे होलसेलर को देगा, होलसेलर ऑन क्रेडिट उसे रिटेलर को देगा, यस और नो। सो इन डिस्ट्रीब्यूटिव चेंज दिस काइंड ऑफ क्रेडिट इज वेरी सिग्निफिकेंट। द स्मॉल रिटेलर to the large extent rely on obtaining a trade creditor from supplier. It is an easy kind of credit which can be obtained without signing any debt instrument. आपको कोई कर्जे का डॉक्यूमेंट साइन नहीं करना है। It is readily available and is cheap method of financing. cheap method क्यों? क्योंकि आपको इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगने वाला है, 3 महीने बाद पैसा दो, yes or no. Supplier sells goods and willingly allow 30 days or more for the bill to be paid. They even offer discount if bill are cleared within a short period such as 10 days, 15 days, etc. The terms of trade credit are not rigid, they are not fixed, they are very flexible. तो जनरली 3 महीने का अगर मुझे उधारी मिल रहा है तो वो मुझे ये भी ऑफर करते हैं, अगर आप 3 महीने की जगह 1.5 महीने में पैसा दे दोगे तो हम 5% आपको डिस्काउंट भी ऑफर करेंगे। दे ऑल्सो ऑफर डिस्काउंट इफ आई रीपे द अमाउंट अर्लियर। सो ट्रेड क्रेडिट इज अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। ये क्लियर है? तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हुआ, यस और नो। चैप्टर 2 इज व्हाट? सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। तो हमने सारे सोर्सेस, इंटरनल, एक्सटर्नल, बोरोड सोर्सेस एंड ओन सोर्सेस देखे, यस और नो। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हुआ। इज इट क्लियर? राइट। आने वाले कुछ दिनों में या हफ्तों में मैं इसके ऊपर के जो MCQ नोट्स है वो अपलोड करूंगा, उन्हें पढ़ो। फिर देर विल बी सर्टन MCQ टेस्ट, उन्हें सॉल्व किया करो, जिससे आपके ऑब्जेक्टिव का अच्छे से प्रैक्टिस होगा एंड जो 15 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव है उसमें आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो, राइट। लेकिन जाने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन बता रहा हूं कि मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट टाइम जब हमने इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ा था, मैंने कहा था कि इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स का डिस्टिंग्विश बिटवीन आपको एग्जाम में आता ही आता है। उसी प्रकार आपको शेयर्स एंड डिबेंचर्स का एक डिस्टिंग्विश बिटवीन आता है, उसे अच्छे से पढ़ो। फिर आपको आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर्स, तो वो तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। एंड देन आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछते हैं ऑन बोरोड कैपिटल एंड ओन कैपिटल, या ओन कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल। तो ये 3 डिस्टिंग्विश बिटवीन पर कॉन्सेंट्रेट करो। डिस्टिंग्विश बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, डिस्टिंग्विश बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन ओन कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल। इनमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएगा, मार्क माय वर्ड। इज इट क्लियर? चलो, तो यहां पर हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हुआ। आने वाले हफ्तों में, दिनों में मैं इसके नोट्स अपलोड करूंगा, उन्हें पढ़ो, राइट, प्रैक्टिस करो एंड MCQ टेस्ट भी अपलोड होंगे आने वाले कुछ दिनों में या हफ्तों में, उसे भी प्रैक्टिस करो। इज इट क्लियर? चलो, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हुआ ऑफ सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। नेक्स्ट वीक में या नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे विद चैप्टर नंबर 3 ऑफ आर सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, राइट, एंड उसे समझते हैं एंड फिर उसके एंड में मैं फिर से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से बताऊंगा। इज इट क्लियर? चलो, तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर। हैव अ गुड डे, बाय।